Yes, hello everyone. This is our chapter Work and Energy, chapter number 6. We are continuing with it. In a previous class, you had studied about work, the formula of work, SI unit of work, dimensions of work, and some calculation part also. If variable force is there, then what will be the method to solve what will be the method to detect the work? Okay, चलिए तो इस क्लास में अपन काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, अल्टीमेटली एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. तो एनर्जी, वर्क करने के लिए एक एबिलिटी होनी चाहिए आप में. वो चीज़ है आपके पास तभी आप वर्क कर पाओगे. वो क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है आपके पास जिससे आप वर्क कर पा रहे हो, कोई भी काम कर पा रहे हो? एनर्जी. एनर्जी नहीं होगी तो वर्क नहीं कर पाएंगे अपन. एनर्जी है तभी काम कर पाएंगे. तो काम करने के लिए एक एबिलिटी चाहिए अपने अंदर, एक क्षमता चाहिए अपने अंदर, एक एबिलिटी चाहिए. वो एबिलिटी क्या है? एनर्जी. एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. वर्क करने की एबिलिटी को एनर्जी बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, अब इसके एनर्जी के अल्टीमेट सोर्स कौन है? सन. अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन. सन एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का. सन से आ रही है एनर्जी. प्लांट फूड बना रहे हैं तो कहाँ से बना रहे हैं? सन की एनर्जी से. और वो प्लांट फिर मरेगा, कोल पेट्रोल तो बनेगा ना उससे. तो कोल और पेट्रोल अल्टीमेटली सन से ही तो आया. हवाएं चल रही तो सन की एनर्जी से. विंड का फ्लो 9th में पढ़ा था ना. सन की अनइवन हीटिंग होती है लैंड और वाटर पे तो विंड आती है ना. तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. सारी एनर्जी जो भी आसपास दिखती है उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सन से लिंक करा जा सकता है. ठीक है. तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. अब अपन को बेसिकली इसमें एनर्जी के जो टाइप्स पढ़ रहे हैं ना अपन, बहुत सारी टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन अपन बेसिकली 2 टाइप के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर. एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी. नाइन्थ में पढ़ लिया. कोई बॉडी जब रुकी भी है, स्टोर्ड है एनर्जी, जैसे धनुष को खींचा तो एनर्जी स्टोर हो गई ना उसमें. खिलौने में चाबी भरी, स्प्रिंग को ऐसे मोड़ा अंदर के तो एनर्जी स्टोर हो गई. उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. और बॉडी जब मोशन में है, जैसे तीर को छोड़ दिया, मोशन कर रही है, तब जो उसमें एनर्जी उसे क्या बोलते हैं? काइनेटिक. ठीक है. तो क्या है काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी पोसेस्ड बाय मूविंग बॉडी. और पोटेंशियल क्या है? एनर्जी possessed by body due to shape, due to change in shape और पोजीशन. पोजीशन और शेप में कुछ भी बदलाव करोगे तब जो एनर्जी इकट्ठी होगी उसे क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी. शेप का बताया ना मैंने, ऐसे खींचा तो शेप बदल दी ना, रबर बैंड को खींचा तो आपने शेप बदली ना, तो एनर्जी आ गई है उसमें, इकट्ठी हो गई. तभी उसी इकट्ठी एनर्जी के कारण ही वो वापस से सिकुड़ के आएगा अगर आपने हाथ हटा लिया. पोजीशन का मतलब जैसे मार्कर है यहाँ पर इस पोजीशन पे, अब मैं इस पोजीशन में ले छोड़ा तो चोट लगी. थोड़ा ऊपर ले जाता तो तेज होता काम, मतलब ऊपर ज़्यादा एनर्जी. ग्रेविटी से हाइट जैसे जैसे बढ़ाओगे तो एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, चेंज होती जाएगी. दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी. तो एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू द डिस्टेंस फ्रॉम ग्रेविटी, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन. एंड एनर्जी शेप बदलने के कारण भी आ सकती है. तो इन्हीं के फॉर्मूले देखने हैं, इन्हीं के डेरिवेशन अब अपन को देखने हैं. देखिए यहाँ तक बता रहे हैं. स्क्रीनशॉट ले लें आराम से, उसको व्यू को बड़ा करके भी देख सकते हैं आप. चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं. तो ये सारा काम अपनी नोट्स कॉपी में आपको करना है. और चैप्टर के एंड में जब आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं, तो वो करने हैं आपको. जो नंबर सेलेक्ट करके बता देना वो तो कॉपी में करने होते हैं, बाकी को तो ओरली ये रफली सॉल्व करके देख लेना होता है. और कोई भी डाउट आता है तो वो पूछना भी होता है. ऐसा नहीं कि मन में रखना है, नहीं आ रहा हमें तो मन में रखेंगे, एग्ज़ाम आएगा उस दिन पूछेंगे. एग्ज़ाम के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हो, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो.
नहीं आए तो पूछ लेना, कॉन्सेप्ट सारे बता दिए जाते हैं, उन पे बेस बहुत सारी चीज़ें समझा दी जाती है। अब 11th साइंस में प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए अब अपन देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का 9th में डेरिवेशन देख लिया था, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। अगर u 0 है तो क्या लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ m v स्क्वायर। तो ये प्रूव करना है अपन को, वैसे 9th में सीख चुके थे, अभी वापस से तो कर लेते हैं। मान लो एक बॉडी है, उस पर आप फोर्स लगा रहे हो F, और बॉडी डिस्प्लेस होके जा रही है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी निकालनी तो वर्क निकाल लो। एक काम करो, जो वर्क करोगे वही तो एनर्जी में बदला है, जो तुमने काम करा वही तो एनर्जी में बदला है, जो काम कर रहे हो वही एनर्जी में बदलता है, ठीक है। या फिर उसे उल्टा सोचो, एनर्जी होगी तभी तो काम होगा, ऐसे सोच लो। वो नहीं सोच पा रहे हो तो ऐसे सोच लो कि एनर्जी होगी तभी तो काम कर पाओगे, तो काम निकाल लो, वर्क निकाल लो। तो वर्क किससे हुआ होगा, एनर्जी से हुआ होगा, तो कह देना कि वो वर्क ही एनर्जी है, ऐसा फिजिक्स में ऐसे बोलते हैं। तो वर्क निकालना है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस। अब ये इधर हमारे इधर ही जा रही है, तो एफ एस कॉस थीटा होता है एफ डॉट एस का मतलब, तो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री, तो वर्क हो गया एफ एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या निकला, एफ एस। अब एफ को तो एम आई कहते हैं, अच्छा ए को क्या बोलते हैं, थर्ड इक्वेशन जानते हो ना तुम, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। यहाँ से ए को क्या बोल सकते हो, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s बोल सकते हो ना, बोल सकते हो ना। तो ए की जगह लिख दो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s, एस से कैंसिल कर दो, क्या मिला आपको, वर्क कितना हुआ, हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अभी जो वर्क हुआ तो एनर्जी होगी तभी तो ये वर्क हुआ होगा, तो एनर्जी क्या बोल देंगे, वर्क को एनर्जी बोल देंगे, हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और मान लीजिए शुरुआत में रेस्ट में है, फिर धक्का मारा था, फिर ये रेस्ट लाता है, वो वाला काम करना है, तो इफ़ u इज 0 नहीं हो तो यहाँ ठीक है, इफ़ u इज 0 तो एनर्जी काइनेटिक है, ई के भी लिख देते हैं, के ई भी लिख देते हैं, ई के, तो हाफ m v स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी अंडर कांस्टेंट फोर्स। नोट कर लें अच्छे से, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। चलो यहाँ तक हो गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है कैलकुलस मेथड से, देखिएगा। तो कैसे डिराइव करें, तो कैलकुलस मेथड में ऐसे पहले अपन स्मॉल वर्क लेंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, पहले डिफरेंशिएटेड पार्ट फिर उसका इंटीग्रेशन, ऐसे ही करते हैं, थर्ड चैप्टर में सीखा था। तो F फोर्स लगा और dx डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क को dw बोलेंगे, और वही 0 डिग्री एंगल पर है तो एफ डी एक्स बोल देता हूँ, ठीक है। अब टोटल वर्क निकालना है तो इंटीग्रेशन कर दो भाई, मान लो ये ब्लॉक है, यहाँ पर एफ फोर्स लगा रहे हैं और ये डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स थोड़ा थोड़ा खिसक खिसक के यहाँ तक पहुँच गया है, x1 पोजीशन से x2 पोजीशन तक पहुँच गया है, लिमिट है x1 टू x2, एफ डी एक्स, एफ को एम ए लिख दो,
dw का इंटीग्रेशन होता है w, x1 से x2 लिमिट, मास हो गया। एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ऐसे लिख सकते हैं ना एक्सेलरेशन को। मास कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, ये हो गया x1 से x2। अच्छा एक काम करो, ये dv लिखा हुआ है, ये dt dx के साथ लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, मल्टीप्लाई में तो है। dx बाय dt को क्या बोलते हैं, v, x1 से x2 v dv। अब यहाँ तो ये क्या आ गया, लिमिट चेंज करना पड़ेगा, x1 और x2 की जगह u और v लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये वेलोसिटी की टर्म आ गई है, तो इसको मैंने x1 x2 की जगह यहाँ पर जो वेलोसिटी वो लिख दो, यहाँ पर u मान लो और यहाँ पर वेलोसिटी को v मान लो। तो देखो लिमिट स्क्रीन में पहले x1 x2 लिखा था क्योंकि x आ रहा था, अब मैंने इसको चेंज कर दिया u v लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर अब वेलोसिटी की बात चल रही है, dx बाय dt को v बोलते हैं, ये वेलोसिटी तो वेलोसिटी की बात चल रही है, तो इसलिए वेलोसिटी की लिमिट लगाई। अब ये v dv का क्या हो जाएगा, v²/2, ये किसी को याद नहीं तो x⁻n dx का इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1/n+1, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x⁻2 dx करना है, तो यहाँ पर n क्या है 2, आंसर इज 2+1/2+1, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब ये 2 तो बाहर निकाल दो, m है, इसकी जगह एक बार अपर लिमिट रख देते हैं, इसकी जगह एक बार लोअर लिमिट रख देते हैं, ये सॉल्व करने का तरीका है। तो व्हाट वी गेट फाइनली, W इक्वल्स टू हाफ m v² - u², और वर्क और एनर्जी तो बराबर होता है। तो ये ऐसे अपने कैलकुलस मेथड से भी उसी चीज को प्रूव कर दिया। देख लें एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आराम से इसको एनलार्ज करके देखें एक एक स्टेप को। चलो अब अपन आगे देखेंगे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन। मोमेंटम का मतलब समझते होगे, मास और वेलोसिटी का इफेक्ट। मास को इफेक्ट दे रहा है तो किस कारण से दे रहा है, उसकी वेलोसिटी के कारण। कोई बॉल को दीवार पे फेंका तो दीवार पे चोट लगी तो किस कारण से पड़ी, उस बॉल के मास के कारण, उसकी वेलोसिटी के कारण, ठीक है ना। तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m v² होता है कि नहीं होता। एक काम करो, इस v² को v × v लिख दो, लिख सकते हो ना, देख लो अच्छे से, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। अब एक काम करो, एक m से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे डिवाइड कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन इससे क्या हुआ, mv, ये भी mv को क्या बोलते हैं, मोमेंटम। दो बार दिख रहा है ना, तो p² लिख दो डायरेक्ट बाय 2m, दिस इज द आंसर, मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m। देख लो, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ बताइए, इधर उधर बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, m से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, mv बन गया, mv को p बोल दिया, दो बार p है तो p² बोल दिया। नोट कर लें अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लें, एनलार्ज करके देखिए आराम से। चलिए अब अपन देखेंगे, काइनेटिक तो समझ लिया अपन ने, अपन देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी स्टोर हो जाती है बॉडी में उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, है ना। इसमें पहला देख रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी से आप हाइट चेंज कर रहे हो ना, कर रहे हो ना, ग्रेविटी से ऊपर नीचे ले जा रहे हो तो एनर्जी स्टोर हो रही है, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी possessed by body due to height from gravity। जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटी से इतना ऊपर ले गए, ये m मास का, h हाइट ऊपर ले गए और g एक्सेलरेशन था। तो वर्क निकालना है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को क्या लिखेंगे, ma लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी लग रहा है तो mg,
और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h, तो h ऊपर ले जाने में वर्क कितना हुआ mgh, ठीक है। अच्छा अब वर्क और एनर्जी तो बराबर होते हैं, तो एनर्जी को बोल देंगे mgh। तो h हाइट पर पड़ी हुई बॉडी में इतनी एनर्जी होगी, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो 9th में पढ़ते थे ना पोटेंशियल एनर्जी mgh, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, ऐसे याद भी कर लेते थे शॉर्ट में फॉर्मूला। तो वो खाली कौन सी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब अपन देखेंगे दूसरी तरह की पोटेंशियल एनर्जी, उसे बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे स्प्रिंग है, खींचो, एक्सटेंड करो या दबाओ तो भी उसमें एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी, उसे बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब है दूसरा टाइप, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सपोज थोड़ा आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, आराम से शांति से पड़ी हुई है, और यहाँ पर एक ब्लॉक से इसको फिक्स कर दिया। इस पोजीशन को x बराबर 0 बोल रहा हूँ, रेस्ट में आराम से पड़ा हुआ है। अब यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सटेंड नहीं हो जाएगी। इस x बराबर 0 से और खींच के यहाँ पर चले गई ना, इस पर क्या करा, यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स लगाया। अब तुम अगर उसको छोड़ दोगे फोर्स लगाना तो क्या होगी, वापस पीछे आएगी। तो समझ जाओ कि आप जब उधर फोर्स लगा रहे हो तो एक फोर्स इधर स्टोर हो रहा है, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स। अब एक चीज बताओ, तुमने थोड़ा सा खींच के छोड़ा तो आएगा, ज्यादा खींच के छोड़ा तो तेजी से आएगा कि नहीं आएगा। मतलब आप ज्यादा एक्सटेंड करोगे तो इंटरनल फोर्स भी ज्यादा बिल्डअप होगा, स्प्रिंग फोर्स जो स्प्रिंग का अंदर का फोर्स है वो भी ज्यादा बिल्डअप होगा, तो जल्दी से खींच के लाएगी चीज को। ऐसा देखा होगा ना तुमने, रबर बैंड में थोड़ा सा खींच के छोड़ो चोट नहीं लगती, ज्यादा खींच के छोड़ो चोट लगती है। क्यों, क्योंकि ज्यादा खींचा आपने, एक्सटर्नल ज्यादा लगाया तो इंटरनल भी ज्यादा हो गया, इंटरनल ज्यादा होगा तो जल्दी से आएगी चीज अपनी जगह, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन के लिए बात करिए। स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, कितना आपने एक्सटेंड करा। ये मान लो कि यहाँ पर x मीटर एक्सटेंड करा, जितना ज़्यादा तुम खींचोगे उतना ही ज़्यादा स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा। कांस्टेंट आएगा x, k आ जाएगा। अब स्प्रिंग फोर्स और इसमें x में क्या रिलेशन है, x तो उधर है और स्प्रिंग फोर्स इधर बन रहा है, मतलब एक्सटेंशन जहाँ भी कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स बनेगा। तुम कंप्रेस करोगे ना तो क्या होगा, चीज़ को छोड़ोगे तो इधर आएगी वापस। तो आप दबा इधर रहे हो तो फोर्स इधर बन रहा है, और इधर खींचोगे तो फोर्स उधर बनेगा। मतलब ये स्प्रिंग फोर्स हमेशा एक्सटेंशन के अपोजिट ही बनेगा। अच्छा, अब वर्क कितना हुआ वो चीज चेक कर लेते हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग, ये फोर्स लगा रहा है तो अंदर ही अंदर वर्क भी हो रहा है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F/dx होता है कि नहीं होता। अब डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, तो 180 डिग्री हो गया इन दोनों के बीच में एंगल। cos 180 होता है -1, दिस इज -Fs/dx। अच्छा, ये dx हो रहा है तो वर्क को dw बोलेंगे, कम डिस्प्लेसमेंट तो कम वर्क। अब टोटल वर्क निकालना है, अगर अपन को मान लो इधर से इधर जाने में टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क में इंटीग्रेशन कर देंगे, -Fs/dx का इंटीग्रेशन कर देंगे, और मान लो कि 0 से x मीटर तक ले गए, इस दौरान वर्क निकालना है तो ये x मीटर लिख देंगे, dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा। Fs किसके बराबर है, -kx के, -kx लिख दिया, dx लिख दिया, 0 से x मीटर पर ले गए, -m प्लस हो जाएगा, k कांस्टेंट है, x dx से कितना हो जाएगा, x⁴2/2। एक बार अपर लिमिट रख देंगे, एक बार लोअर लिमिट रख देंगे, देखो अच्छे से अब व्यू आएगा। देख लो ध्यान से। अब एक बार इस x की जगह अपर लिमिट रख दो, एक बार लोअर लिमिट रख दो, तो दिस इज द आंसर। x मीटर खींचने में इतना हुआ। अब मान लो कि इसको यहाँ से x मीटर खींचा,
और छोड़ा छोड़ा तो ये आगे जाती जा रही है, x मीटर यहाँ पे भी पहुँच गई। ये तो एक्सटेंड और ये कंप्रेस। तो अब इस केस में वर्क निकालना हुआ तो इफ लिमिट है अपने पास x मीटर से प्लस x मीटर से माइनस x मीटर, इधर प्लस बोल रहा हूँ, इसको माइनस बोल रहा हूँ, इसको छोड़ोगे तो ऐसे आगे भी जाएगी ना, तब वर्क कितना होगा। कभी ऐसे निकालने को आ जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट में x मीटर से माइनस x मीटर से प्लस x मीटर तक, और ये हो जाएगा अपने पास kx dx। भाई क्या कर रहा हूँ मैं, इधर मैं इस इक्वेशन में लिमिट चेंज कर दी मैंने, खाली क्या करा मैंने, तो 0 की जगह माइनस x मीटर लिख दिया, या 0 की जगह प्लस x मीटर ले लो, प्लस x मीटर से माइनस x मीटर ऐसे भी ले सकते हो। तो यहाँ पर खींच रखा है, छोड़ा और यहाँ से वहाँ तक गया, तो इसमें कितना वर्क हुआ वो निकालना है, मतलब प्लस x मीटर से माइनस x मीटर। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि भाई प्लस x मीटर से छोड़ा, यहाँ से गया वहाँ और वापस यहाँ से यहाँ आ गया। कभी कभी ऐसे ही पूछ सकते हैं कि x मीटर से x मीटर पर ही कितना वर्क हुआ, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, कि कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, x dx से कितना हो जाएगा x²/2, और लिमिट x मीटर से वापस x मीटर पे आ गई, यहाँ से खींच के छोड़ा, यहाँ से न्यू लौटी वापस यहाँ पर आ गया। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशन में वर्क निकाल सकते हैं, एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, तो कितना हो गया 0, नेटवर्क इज 0, जहाँ पे था वहाँ पे आ गया ना, नहीं आएगा वहाँ पे। और बॉडी अगर जहाँ से छोड़ी वापस वहाँ पे आ जाए तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। तो F कंजर्वेटिव क्या है, अगर किसी फोर्स के अंडर में बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो और वापस अपनी जगह पर ही आ जाए तो इस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। मतलब x मीटर से छोड़ा और वापस x मीटर पर ही आ गया लौट के, तो वर्क 0 आएगा, और इस समय जो फोर्सेज ऑपरेट हो रहे हैं ना, जो वापस बॉडी को अपनी जगह पर ला सकते हैं, उसे कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। देख लो एक बार, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का अपन ने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। शुरुआत से बोल रहा हूँ मैं, समझा रहा हूँ, एक एक स्टेप ध्यान से देखना, ठीक है। चलो सबसे पहले मैंने क्या बताया, मैंने स्प्रिंग बता दी, देख लो अच्छे से। फिर दूसरे सिचुएशन में क्या बोला, उसको x बराबर 0 पोजीशन, मतलब वो रेस्ट पोजीशन थी, वहाँ से डिस्प्लेस करा x मीटर पे, डिस्प्लेस करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो एक इंटरनल फोर्स बना, उसको स्प्रिंग फोर्स बोला, ठीक है। उसके बाद मैंने इक्वेशन लिखी, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x, जितना ज़्यादा खींचोगे उतना ही ज़्यादा स्प्रिंग फोर्स अंदर बनेगा इलास्टिक लिमिट में, प्रोपोर्शनल होगा तो कांस्टेंट किया आएगा। लेकिन माइनस साइन और क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि एक्सटेंशन करोगे उधर पॉजिटिव डायरेक्शन में तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। फिर वर्क निकालना है, अगर 0 से x मीटर पे ले जाएं तो वर्क निकालना है, तो पहले थोड़ा थोड़ा ले गए तो dw वर्क मान लिया। अगर अपन उधर ले जा रहे हैं तो फोर्स इधर बन रहा है 180 डिग्री पे, F स्प्रिंग और dx इधर है ना, और F स्प्रिंग इधर है, दोनों के बीच में 180 डिग्री है, तो cos 180 डिग्री -1 होता है, तो ये वर्क का ये फॉर्मूला हो गया। अब टोटल वर्क निकालना है, यहाँ से x मीटर तक ले गए, 0 से x मीटर तक ले गए, तो टोटल वर्क के लिए इंटीग्रेशन, Fs का फॉर्मूला लग गया -kx, माइनस प्लस हो गया, k बाहर निकाल दिया, x का हो जाएगा x²/2। अब उस x की जगह जो चीज़ चेंज हो रही है ना, उसकी जगह एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, 0 रखने का तो 0 ही आएगा, अपर लिमिट रखने से क्या हो जाएगा x मीटर। तो ये स्प्रिंग वर्क हो गया 0 से x मीटर तक। फिर अपन को बोला कि भाई तुम तो x मीटर से x मीटर तक ही ले जाओ वापस, मतलब ये प्लस है ना, मतलब वहाँ तक खींच के खड़े हुए, अब वहाँ से छोड़ा और ये स्प्रिंग आगे मूव होके आएगी और फिर वापस से इस जगह आएगी, ऐसे ऑसिलेट करेगी, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ से छोड़ा और ये आगे गई, वापस अपनी जगह पर ही आ गई, x मीटर से चल के वापस x मीटर पे आ गई। तो मतलब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, 0 से x मीटर की जगह x मीटर से x मीटर ही लिख देंगे, तो वहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, k बाहर आ जाएगा, x²/2, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो वर्क डन इज 0, अपनी जगह पर लौट के आ गई, तो वर्क नेट 0 हो गया। एक बार पॉजिटिव हुआ एक बार नेगेटिव हुआ तो नेट 0 हो गया। तो वह फोर्स जिसके अंडर में बॉडी अपनी जगह पर ही वापस आ जाती है, उस फोर्स को एक नाम दे दिया, क्या, कंजर्वेटिव फोर्स। तो नई चीज़ें सीखो, कंजर्वेटिव फोर्स किसे बोलते हैं, वह फोर्स जिसके अंडर में अगर बॉडी आ गई तो अपनी जहाँ स्टार्टिंग जगह है वापस लौट के अपनी वापस बैक जगह पर आ सकती है, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला हो गया अपने पास, kx मीटर²/2, 0 से x मीटर ले जाने पर।
चलो अब इसको एक ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं। अपन ने क्या देख रहे हैं, ग्राफ देख रहे हैं, एफ एस प्रोपोर्शनल टू एक्स का ग्राफ देख रहे हैं। यहां पर मैं पॉजिटिव एफ एस लिख रहा हूं, यहां पर नेगेटिव एफ एस, ठीक है। चलो अब ये लिख रहा हूं मैं पॉजिटिव एक्स मीटर और यहाँ पे लिख रहा हूँ नेगेटिव एक्स मीटर। अगर बताओ कि एक्स एक्सिस में एक्सटेंशन करते जाएं तो फोर्स कहाँ डेवलप होगा, अपोजिट होगा ना, माइनस एफ एस। तो एक्स पॉजिटिव मीटर में लेते जा रहा हूँ इस ब्लॉक को, मान लो ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, इसको यहाँ पर डिस्प्लेस कर रहा हूँ, तो स्प्रिंग फोर्स यहाँ पर आएगा ना, और प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन ही, तो मतलब तुम्हारे पास इतना करा तुमने तो स्प्रिंग फोर्स इतना बनेगा, इतना करा तो स्प्रिंग फोर्स इतना बन जाएगा, इतना डिस्प्लेस करा तो स्प्रिंग फोर्स इतना बन जाएगा, मतलब कैसी लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन। तो ये कब आ रही है, एक्सटेंशन के दौरान खींच रहे हो ना उस दौरान, तो तुम डिस्प्लेस तो एक्स मीटर में कर रहे हो लेकिन स्प्रिंग फोर्स का बन रहा है नेगेटिव एक्स। अच्छा अब कंप्रेस देखो, कंप्रेस करते तो इधर दबाते हैं, मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहा था और इस डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन दे रहा था। अब तुमने दबाया तो डिस्प्लेसमेंट तो कहाँ करा, नेगेटिव डायरेक्शन, और स्प्रिंग फोर्स किधर बनेगा, उधर बनेगा कि नहीं बनेगा। सोचो भाई, स्प्रिंग को ऐसे दबाओगे, छोड़ोगे तो स्प्रिंग उधर जाएगी ना, मतलब तुम यूँ दबा रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ बन रहा है, अपोजिट बन रहा है। तो तुम एक्स मीटर नेगेटिव में ले जा रहे हो, स्प्रिंग को ऐसे दबा रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ बनेगा, उधर बनेगा, ये कंप्रेशन, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया किसका, स्प्रिंग फोर्स ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन। देख लें अच्छे से, ये समझ में नहीं आया तो वापस से रिपीट कर लें, थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ, देखो अब अच्छे से दिख रहा होगा आपको। तो स्प्रिंग का इमेजिनेशन करो, कल्पना करो, जो मैं बोलता हूँ उसको तुम खुद अपने कल्पना करके सामने इमेज ले आओ उसकी, पूरा तुमको भी इमेजिनेशन करना है। हाँ भाई स्प्रिंग लेके बैठ गए, हम खींचेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगेगा और दबाएंगे तो इधर लगेगा। कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, बस सोचना है तुम्हें, थिंक करता रहना है। चलो अब देखेंगे, जैसे अपन ने स्प्रिंग को खींचा है ना, खींच रहे हैं तो और छोड़ रहे हैं, तो इंटरमीडिएट बीच की पोजीशन में उसकी क्या वेलोसिटी रहेगी। जैसे खींच के छोड़ दिया तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे जा रही है ना, ऐसे खिसके यूँ जा रही है ना, तो बीच की किसी भी पोजीशन पे उसके पास क्या एनर्जी रहेगी वो देख रहे हैं। तो टॉपिक है एनर्जी एट एन इंटरमीडिएट पोजीशन। देखना, तो टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम, होती है कि नहीं होती। मान लो कि एक स्प्रिंग है, इसको तुमने x बराबर 0 पोजीशन से खिसका के खिसका के खिसका के खिसका के कितनी पोजीशन पे ले गए, x मीटर पोजीशन पे। अब इसको छोड़ दिया तो वापस से बैक आ रही है और ये बीच की कोई पोजीशन होगी, मान लो इसको मैं x नाम दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या नाम दे रहा हूँ, x नाम दे रहा हूँ। ये बीच की पोजीशन पे क्या वेलोसिटी है निकालना। यहाँ पर जब पकड़े हुए थे तो टोटल एनर्जी क्या थी उसके पास, हाफ के x मीटर स्क्वायर, टोटल एनर्जी थी ना। यहाँ पर अपन ने डेरिवेशन करा ना, हाफ के x मीटर स्क्वायर, टोटल एनर्जी तो ये है, टोटल एनर्जी तो ये है। अब छोड़ेंगे तो भी यहाँ पर टोटल एनर्जी तो यही रहेगी, भले थोड़ी काइनेटिक थोड़ी पोटेंशियल हो चुकी है। यहाँ पर तो 100% पोटेंशियल ही थी, पकड़ के खड़े थे, लेकिन छोड़ेंगे तो थोड़ी काइनेटिक थोड़ी पोटेंशियल होगी। पेंडुलम के केस में देखते थे ना तुम 9th में, छोड़ते थे तो थोड़ी यहाँ बीच की पोजीशन में काइनेटिक पोटेंशियल दोनों होती थी, लेकिन सम तो टोटल एनर्जी के बराबर ही होता था। तो इस पोजीशन की बात कर रहे हैं, यहाँ इंटरमीडिएट पोजीशन हो गई, इस पोजीशन पे क्या वेलोसिटी होगी इसका डेरिवेशन कर रहे हैं। तो इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसको अपन को जोड़ना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोले यहाँ पर, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स मीटर नहीं लिखेंगे, एक्स मीटर तो मतलब यहाँ पर तो हाफ के एक्स स्क्वायर लिखेंगे। और काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसको इधर ले आओ, हाफ के एक्स मीटर वाली दूरी पर जो है माइनस हाफ के एक्स मीटर पर जो है इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर।
हाफ से हर जगह कट जाएगा, हाफ के कॉमन ले लो, x मीटर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, एम नीचे ले आओ, के बाय एम एक्स मीटर का स्क्वायर माइनस इंटरमीडिएट पोजीशन इक्वल्स टू वी स्क्वायर। दिख रहा है ना वी क्या होगा, व्हाट वी गेट, वी अंडर रूट ऑफ के बाय एम, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स मीटर दूरी पर कितनी एनर्जी थी और जहाँ पे पता करनी है वो पोजीशन, दोनों पोजीशन लेनी पड़ेगी अपन को। दिस इज द वेलोसिटी एट पोजीशन एक्स। चलिए तो यहाँ तक हो गया अपना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी देख लेते हैं तीसरी तरीके, वैसे तो 12th में आता है लेकिन अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको करना भी है। तो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दो चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में होते हैं तो उनके बीच में जो एनर्जी होती है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे एक प्लस है और एक प्लस है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना, यहाँ पे पकड़ के खड़े हैं तो रिपेल तो कर रहे हैं, तो अंदर एनर्जी इकट्ठी हो गई है। अब छोड़ूंगा ना तो भाग जाएंगे दूर। इस चार्ज को Q1 नाम दे देता हूँ, इसको Q2 नाम दे देता हूँ, सपोज करो इनके बीच के डिस्टेंस को D नाम दे देता हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U नाम दे देता हूँ। इन दोनों के बीच में कितनी होगी, Q1 और Q2 के बीच में। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब बीच का गैप। अभी फोर्स जो होता है ना दो चार्ज पार्टिकल के बीच, चैप्टर 1 में पढ़ा था, कूलॉम फोर्स कहते हैं, कि Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। एक डिस्टेंस को D लिख दिया, तुमको D नहीं मेरे को तो R लिखना है तो R लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, D लिखो R लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है आपने। एक R से एक R कैंसिल कर दो तो U इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दो चार्ज पार्टिकल के बीच के अंदर एनर्जी का फॉर्मूला है। अच्छा, अब कभी सिचुएशन ऐसी आ जाए, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। अब इस पूरे सिस्टम के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पकड़े खड़े हैं तो अंदर कितनी एनर्जी है वो निकालनी है। इस डिस्टेंस को R12 नाम दे दो, इस डिस्टेंस को R23 नाम दे दो, इस डिस्टेंस को R13, कुछ नाम देना अपने पर है, 1 2 3 कुछ भी नाम दे दो, ABCD दे दो, तुम तो तुम्हारी इच्छा। मैंने यहाँ पर R12 1 से क्योंकि बीच के डिस्टेंस को R12 लिख दिया, इसको R23, इसको R13 ऐसे नाम दे दिया कुछ भी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इन दोनों के बीच में, कितनी होगी, के Q1 Q3 बाय डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। टोटल पोटेंशियल एनर्जी सभी की पोटेंशियल एनर्जी का सम होगी, इन दोनों के बीच में कितनी होगी, के Q1 Q3 बाय डिस्टेंस। इन दोनों के बीच में कितनी होगी, के Q2 Q3 बाय डिस्टेंस। इन दोनों के बीच में कितनी होगी, के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस। तो ऐसे सभी की बीच की एनर्जी को ऐड कर देंगे। देख लो, के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस, के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस, के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में एक जगह पड़े हुए हैं तब उनके बीच में इतनी इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड रहेगी। देखिए, अब अपन अगला टॉपिक देखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 9th के अंदर भी एक डेरिवेशन आता था, सेम रिपीट है। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बस एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में बदलती रहती है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको यहाँ प्रूव करके देख रहे हैं। मान लो एक ब्लॉक है, h हाइट पर है, इस पोजीशन का नाम A दे दिया, इसको यहाँ से छोड़ दो तो बीच की इंटरमीडिएट पोजीशन का नाम B दे दिया और फिर फाइनली टक्कर मार दी इसमें। अच्छा, ये B पोजीशन की A से डिस्टेंस को x नाम दे दें तो ये बचा हुआ कितना होगा, h माइनस x। सपोज करो 20 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो ये बचे हुए को क्या बोलूँगा, 18 मीटर बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा, पूरे में से ये माइनस कर दूंगा ना, h माइनस x। यहाँ पर s पे मान लो, ठीक है। तो एनर्जी एट पोजीशन A देखना, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल को U, काइनेटिक को K। अब A पोजीशन पे तो रेस्ट में है भाई, तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ना उसमें, और पोटेंशियल का फॉर्मूला m
जी, और कितनी हाइट पर है ग्राउंड से, h हाइट पर। चलो अब एनर्जी एट सी देखो, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। जब टक्कर मारी उस समय की बात करूं, जस्ट टकराई उस समय की, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल तो जीरो। क्यों? एम जी एच फ्रॉम ग्राउंड, पोटेंशियल का मतलब एच फ्रॉम ग्राउंड। अब यहाँ पर आके टक्कर मार दी तो एच फ्रॉम ग्राउंड कितना रहा, नहीं रहा ना, जस्ट टक्कर हुई थी तो पूरी काइनेटिक एनर्जी से हुई। अभी वी स्क्वायर को 2gh लिख दो। कैसे लिख दो? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है 2gh, यू तो जीरो है ना, तो वी स्क्वायर क्या बचा 2gh, 2 से 2 काट दो तो क्या बचा mgh। तो वहां भी mgh आई थी एनर्जी और सी पर भी mgh है ना, कंजर्वेशन। चलो बीच की पोजीशन देखते हैं, बी पोजीशन पे थोड़ी काइनेटिक भी होगी वहां पर, तो थोड़ी पोटेंशियल भी होगी। काइनेटिक को हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल को mg, द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड। पोटेंशियल में क्या देखते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड इज h माइनस x। अच्छा वी स्क्वायर को 2gx लिख रहे हैं, कैसे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है 2gh, h नहीं, यहाँ पर बी पोजीशन पे जब पहुंची तो कितना हाइट ट्रेवल करके पहुंची, कितनी हाइट ट्रेवल करके पहुंची बी जगह पे, x हाइट ट्रेवल करी ना, तो h की जगह x लिखेंगे। u को 0 लिख दो तो वी स्क्वायर हो गया 2gx, और 2 से 2 काट दो तो जैसे mgx प्लस mgh माइनस mgx, mgx से mgx कट जाएगा तो फाइनली mgx। तो एनर्जी एट 8 किसके बराबर आई, b, और b के बराबर क्या आई, c। ये 9th में आया था डेरिवेशन, बिल्कुल एग्जैक्ट वो का वही है। देख लें एक बार, स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से देखें इसको, टाइम दें पूरा। टाइम भी दिक्कत आए तो बिल्कुल मेरे को मैसेज करें, मैं आपकी सारी दिक्कतें सॉल्व करूंगा। चलिए देखिए, अपन पावर समझेंगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कोई वर्क कितनी जल्दी हो पा रहा है, कोई डिवाइस से जल्दी जल्दी काम कर देती है, कोई धीरे धीरे कर पाती है, तो उसकी उस एबिलिटी को उसकी पावर कहते हैं। अच्छा, वर्क को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं अपन, है ना, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला चलो W/T तो याद करते हुए आ ही रहे हो, लेकिन फोर्स इनटू वेलोसिटी भी होता है, ऐसा अपन ने यहाँ पे डिराइव कर लिया। अच्छा, यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकंड, जिसको वाट भी बोलते हैं। 1 वाट का मतलब 1 जूल पर सेकंड। अच्छा, डायमेंशन देखें तो जूल का मतलब होता है ml/t-2, सेकंड का मतलब t1, ये 1 भी ऊपर जाएगा तो t-3 हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट होता है, 1 हॉर्स पावर का मतलब 746 वाट होता है। ये कुछ टर्म्स ध्यान भी रख लेनी है, कर लें नोट यहाँ तक।